स्कोप एंड स्ट्रेटजी से। बड़ा सिंपल सा एक आयजा है 300 प्लानिंग का, वो मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें यही सिखाया है, प्लान करना है, रिस्क असेस करना है, काम करना है। खाली उसको मैं थियोरेटिकल वे में कवर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे कह रहे थे कि साहब आप खुद ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। सुन लीजिएगा प्लीज़, 2-3 मिनट की बात है, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैक्सिमम 5 मिनट, सही है? 5 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। चलें, मुझे बताएं, वो कहता है कि यार जब आप किसी कंपनी के ऑडिट पे जाते हैं तो आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को समझना होता है। मैंने बोला यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है भाई? वो कह रहा है कि यार पहले ये देखो कि जिसका ऑडिट तुम करने जा रहे हो उस कंपनी पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये भी सही है, तो भाई क्या हमने ये नहीं सीखा था कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझो? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं लिया था हमने? हाँ जी, IFRS हो गया, गैप हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा क्यों क्यों तुम्हें पता होना चाहिए भाई? इसलिए पता होना चाहिए ना कि अगर IFRS है तो मैं जैसे अगर PTCL का ऑडिटर हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि PTCL के ऊपर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है। मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ये कहां से निकल के आता है? IFRS 15 से। IFRS 15 से निकल के आता है, ऐसा ही है। अच्छा अगर 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 PTCL ने रेंट पे साइट्स ली हुई हैं तो कौन सा IFRS लग जाएगा? IFRS 16। IFRS 16 लीजेस। अच्छा इसकी कोई सब्सिडरी है, अगर इसकी कोई सब्सिडरी है क्या कंसोलिडेशन लग जाएगा IFRS 3 and 10? ऐसा ही है। तो यार ये तुम्हें तब पता लगेगा ना जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी, जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी? जल्दी बताओ किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी? किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, कि वो क्या कहता है, उसके तहत ही तो कंप्लायंस चेक करनी है। क्योंकि आप बताएं ना, मैनेजमेंट क्या कहती है कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाए, तो आप भी तो ये कहते हैं कि मैंने चेक किया है कि उसने उसके तहत बनाए, इन अकॉर्डेंस विथ, ऐसा है? तो यही कह रहा है यार जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग करो। तो प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में पहले ये समझ लो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से अप्लाई होते हैं, ताकि उस हिसाब से ऑडिट करोगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलें, फिर वो कहता है ये देख लो कि क्या कोई एडिशनल रेगुलेटरी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। अब लेट्स से मैं इंश्योरेंस की बात करूं या बैंकिंग की बात करूं, इनके एफएस का जो फॉर्मेट है वो स्पेशलाइज्ड है। जो कि किसने बताया? जो कि किसने बताया, जल्दी बताओ? रेगुलेटर ने, SBP ने, SECP ने। तो मुझे बताओ क्या आप ये लिखते हो कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू? हाँ जी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फेयर व्यू। तो भाई वो फेयर व्यू तो उसके कानून के हिसाब से होगा ना। क्या तुम्हें उसके रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? क्या एडिशनल ये लगता है? एक और चीज मैंने आपको बताया था, बैंक्स के अंदर वो कहता है कि अगर लोन इतने दिनों से ऊपर चला जाए तो वह NPL हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन हो जाता है, याद है? तो वो IFRS की रिक्वायरमेंट है। क्या वो IFRS की रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। तो वो ये कह रहा है यार जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो तो प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे कैसे क्या करना है। एक जगह लिख लो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट करो उसको कि ये चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है मेरी, कि यार मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है। तुम्हें प्लान होगा ना। देखो भाई मुझे बताओ, अगर तुम क्लाइंट पे ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं हो क्या होता है, क्या तुम कभी तमीज से ऑडिट कर पाओगे? कभी तमीज से ऑडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। बात समझ आ रही है? तो कभी नहीं कर पाएंगे हम ऑडिट उसका। तो जाहिर सी बात है, फॉर दैट व्हाट वी नीड, हमें करना क्या है? हमें उसके लिए
करना ये है कि हमें समझना है कि उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उस पर कौन से कानून लगते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें एनपीएल का नहीं पता हो और फाइनेंशियल्स में उसमें प्रोविजन एनपीएल और लॉ के तहत बुक हुआ तो तुम तो उससे फड्डा करते रहोगे। वो तुम्हें फुलिश पागल समझेगा, बोलेगा यार इसको तो पता ही नहीं है कुछ, आ गया मुंह उठा के ऑडिट करने के लिए, तो वो तुम्हें बेवकूफ बना देगा आसानी से। तो वही कह रहा है कि भाई स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो कि इस पर कौन कौन से कायदे कवानीन लगते हैं, मुझे इसको टेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें। ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, अब मुझे ही नहीं समझ आ रहा ये क्यों कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट समझो, बिजनेस समझोगे क्या है। तो जैसे मैंने अगर एटलस होंडा का ऑडिट करना है तो क्या ये एटलस होंडा कार प्लस सर्विस ऑफर करता है? कार प्लस सर्विस, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस है। चलो एक और चीज सुनाता हूं भाई, अगर यूफोन है, अगर यूफोन है, आपने इसका बिजनेस समझा कि ये टावर्स लगाता है, सही है जी। तो आपको दिमाग में अगर टावर लगाता है तो डिसमेंटलिंग भी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? टावर लगाता है डिसमेंटलिंग होनी चाहिए, टावर लगाता है डिसमेंटलिंग होनी चाहिए। जल्दी बताओ, टावर लगाता है डिसमेंटलिंग होनी चाहिए, तो ये कैसे पता लगेगा? हाँ भाई, नेचर ऑफ बिजनेस से वो सारी बातें सिखाई हुई है मैंने तुम्हें, सारी बातें सिखाई हुई है, परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वो बोल रहा है ऐसे जाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, बिजनेस को समझो, तुम्हें पता लगेगा अच्छा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, अगर यूफोन है, यूफोन ही है, यूफोन ही है, सही है जी। और मैं कह रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, इसको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रिसीव होती है। यूफोन एक ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रिसीव होती है। आपका क्या ख्याल होगा कि यार ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रिसीव होती है तो ये एसेट की लाइफ पे अमोर्टाइज होनी चाहिए, ऐसा ही है। IAS 20 अप्लाई होना चाहिए। अगेन भाई, तुम ये तब समझोगे ना कि जब तुम उसका नेचर ऑफ बिजनेस समझोगे, नेचर ऑफ बिजनेस समझोगे। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें याद एक चीज सिखाई थी यूफोन के अंदर ही, कि जब कस्टमर रिटेलर से, जो बाहर दुकान पे बैठा होता है, इजी लोड कर रहा होता है, उससे इजी लोड खरीदता है, तो क्या उस वक्त यूफोन के पास पैसे आते हैं या यूफोन के पास पहले ही पैसे आ जाते हैं? जल्दी बताओ। पहले आ जाते हैं। ये तो फिर यूफोन क्या एंट्री बनाता है? कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट, ऐसा है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होनी चाहिए कैश के वक्त, रेवेन्यू क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हें कैसे पता? जल्दी बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये होना चाहिए? सब बिजनेस को समझा हुआ है ना। ये वो वक्त ही नहीं है जब मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल होती है भाईजान? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल होती है? जल्दी बताएं। जब वो बैलेंस यूज करेगा, ऐसा ही है ना। क्योंकि अभी तो आपको रिटेलर बैलेंस आपके मुंह पे फेंक के वापस जा सकता है ना, ले भाई नहीं बिक रहा तेरा बैलेंस। बात समझ आ रही है? तो तभी तो मैं कहता हूं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं हुई। अगेन, हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज नॉट बीन सेटल्ड? जल्दी बताओ। नेचर ऑफ बिजनेस को समझ के, नेचर ऑफ बिजनेस को समझ के। बात समझ आती है? वेरी गुड। आगे फिर कह रहा है लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स को समझो ताकि स्ट्रेटजी और प्लान कर सको। मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है जिसकी फॉरेन ब्रांचेस है, हाँ जी, जिसकी फॉरेन ब्रांचेस हैं, तो उसके बैलेंसेस यहाँ पे पाकिस्तान में क्या डॉलर में रिकॉर्ड होंगे या PKR में? PKR में IAS 21 लग जाएगा, IAS 21 लग जाएगा नहीं ना। तो वो जो वहां पे भी बिजनेस होगा वो तो वहां पे डॉलर में बिजनेस हो रहा होगा ना,
वहाँ पे तो डॉलर में बिजनेस हो रहा होगा, उसकी ब्रांच है, सेल कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है, परचेज कर रही है। पर वही चीज़ जब यहाँ रिकॉर्ड होगी तो वो किस करेंसी में होगी? पीकेआर में, ट्रांसलेटेड करेंसी में। तो जब वो ट्रांसलेटेड करेंसी में होगी मेरे बच्चों, तो उस केस के अंदर मैं यही तो कह रहा हूँ, उस केस के अंदर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ना यार। वो तब पता होगा जब आपको पता लगेगा कि उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं। बात समझ आती है? चलो एक और एग्जांपल दूं इस पे मजे की। आपको पता लगा लोकेशंस ऑफ कंपोनेंट्स में जहां पे एक ब्रांच है वहां पे वॉर हो रही है। हाँ जी, तो वहां पे जो भी पीपी वगैरह लगा हुआ है, क्या उसकी इम्पेयरमेंट का खर्चा हो सकता है? इम्पेयरमेंट क्यों सर? क्या इस पाकिस्तानी कंपनी के पीपी में इस ब्रांच का पीपी आ रहा होगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इस ब्रांच का पीपी आ रहा होगा? अच्छा, मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, इस ब्रांच का रिसीवेबल आ रहा होगा? इस ब्रांच की इन्वेंट्री आ रही होगी? तो यही तो सिखा रहा तुम्हारा भाई तुम्हें यार, कि जब तुम लोकेशन समझोगे कि कहाँ कहाँ बिजनेस कर रही है, तो वहां से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यार क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने चाहिए ऑडिट करते हुए। अगेन दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज अ स्ट्रेटजी, कि तुम समझ रहे हो। अब तक भाई तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझा, रेगुलेटरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझा, नेचर और बिजनेस सेगमेंट्स को समझा, लोकेशंस को समझा। पर हर किसी के समझने की वजह समझ आती है, हर किसी के समझने की वजह समझ आती है। ऐसा है मेरे बच्चों? चलें, ओके, ये भी बात समझ आती है, किया हुआ हमने, हम सिर्फ उसको कनेक्ट कर रहे हैं अभी। इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ, अब ये बात अब सुनो। तुमने जब यूफोन के बारे में सुना, या मैंने तुम्हें कितनी एग्जांपल्स दी हाई टेक कंपनीज की, आपको क्या लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूफोन के अंदर ऑटोमेटिक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। मेरे पास बच्चा आया पूछने कि सर मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं? फॉर एग्जांपल मुझसे तो फ्रेंचाइज और रिटेलर पैसे दे के बैलेंस सुपर कार्ड लेके चले जाते हैं ना, ऐसा है। जैसे ही वो सुपर कार्ड लोड होता है, वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के अंदर CLRA में अपडेट हो जाता है। ऐसा ही है। फिर जब भी वो कॉल मिलाता है तो वो CLRA से पूछता है कि इसका बैलेंस है तो कॉल रेमिट हो जाती है। ऐसा है ना भाई? मुझे बताओ, इसमें जितना भी रेवेन्यू मैंने बुक किया होगा उसको वाउच कैसे करूं? मतलब मैं उस कस्टमर के पास जाके तो नहीं कहूंगा ना, बता तूने बैलेंस यूज किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या नॉर्मल सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो सकता है या आईटी टेस्टिंग होगी? बस जल्दी बताओ, आईटी टेस्टिंग होगी ना? तो फिर आज मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, तो इस केस के अंदर क्या मैं नॉर्मल बच्चे से ऑडिट प्रोसीजर कराऊं या आईटी एक्सपर्ट को लगाऊं अपनी फर्म से? हाँ जी। तो आज आपको कैसे पता लग रहा है ये कि उसको लगाना है? आज ही क्यों प्लान कर रहे हो? बाद में बुला लेना उसको, बाद में बुला लेना उसको। हाँ जी, हाँ जी, बाद में बुला लेना। अंडरस्टैंडिंग इसलिए ली जाती है सर, ताकि हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें अपनी टीम डेवलप करनी है। ऐसा है? अच्छा, फिर वो कह रहा है पहले बताओ, ये बात समझ आती है? ऊपर वाली बात समझ आती है? हाँ जी, हमने कहा हाई टेक ऑटोमेशन विथ लीस्ट मैनुअल इंटरवेंशन, आईटी स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड। आपको यह पता लग गया है कि आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए। अच्छा, अब बड़ी अहम चीज, वो कहता है कि इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग रिव्यूज एंड क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। वो कह रहा है, अच्छा जब लिस्टेड कंपनी होती है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, लिस्टेड कंपनी होती है ना,
उसके हाफ ईयर अकाउंट्स भी बनते हैं, उसके हाफ ईयर अकाउंट्स भी बनते हैं जिसको हम रिव्यू करते हैं। अच्छा, अब रिव्यू और ऑडिट में फ़र्क है, ये ज़रा बताता हूँ। ये चैप्टर है हमारा रिव्यू का। रिव्यू और ऑडिट में फ़र्क है, प्लीज़ सुनना। तुम्हें एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ रिव्यू का। हमें लिस्टेड कंपनीज बुलाती हैं ऑडिटर्स को और कहती हैं कि हमें ना रिव्यू रिपोर्ट चाहिए। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, कौन सी रिपोर्ट चाहिए? हाँ बिल्कुल, रिव्यू रिपोर्ट। मैंने कहा रिव्यू रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिव्यू रिपोर्ट तुम्हें क्यों चाहिए? उसने बोला आप हमारे बैलेंसेस को रिव्यू करें, पिछले साल को इस साल से कंपेयर करें, इंक्वायरी करें, एनालिटिकल प्रोसीजर करें, इंक्वायरी करें। मेरी बात सुनिएगा, क्या बोला मैंने? एनालिटिकल प्रोसीजर करें, इंक्वायरी करें। अगर आपको इंक्वायरी से सफिशिएंट बात समझ आ गई, इंक्वायरी से सफिशिएंट बात समझ आ गई, इंक्वायरी से यानी आपने एनालाइज किया। एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यार आपका रेवेन्यू यहाँ से यहाँ क्यों आ गया, इतना बढ़ क्यों गया? उसने बोला भाई दो चीज़ें हैं, एक हमारे नए कस्टमर बेस आए। तो मैंने कहा सही है यार, मैंने क्या किया, मैंने बोला यार कस्टमर बेस आपकी आई है, कितनी बेस आई है आपकी, कस्टमर बेस कितनी आई है? क्योंकि मैं एनालिटिकल कर रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन तो बना सकता हूँ। उसने मुझे कहा कि यार सर इतने कस्टमर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, पर कस्टमर मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर मैच हो गया। क्या मेरा रिव्यू प्रोसीजर हो गया? जल्दी बताओ, रिस्क असेसमेंट नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। क्या रिव्यू प्रोसीजर कंप्लीट हो गया? यस। सुनना, मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, सही है जी, मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई और इंक्वायरी की। मुझे इसकी इंक्वायरी में सेंस लगा, कोई फजूल बात नहीं लगी। मैंने बोला ओके, मेरी अटेंशन में कुछ भी नहीं आया जो कि मुझे ये सोचने पे मजबूर करे कि यहाँ पे मसला है। क्या बोला मैंने? मेरे सोचने में, मेरे देखने में ऐसा कुछ मेरी नज़र में नहीं आया जो मुझे सोचने पे मजबूर करे कि यहाँ पे मसला है। पहले बताओ बात समझ आती है? मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया जो मुझे सोचने पे मजबूर करे कि यहाँ पे कुछ मसला है। क्या मैंने सैम्पलिंग करके वाउचिंग की, जीडीएन देखा, सेल्स ऑर्डर देखा, कंप्लीटनेस इंश्योर की? जल्दी बताओ, कंप्लीटनेस इंश्योर की? कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, नथिंग, कोई प्रोसीजर एडिशनल परफॉर्म नहीं किया। तो वो क्या कहता है? रिव्यू रिपोर्ट में आप लिखते हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that financial statements are not prepared in accordance with अब प्लीज सुनिएगा, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा भाई, प्लीज सुनना मेरे बच्चों। मैंने क्या कहा, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है? इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो मुझे सोचने पे मजबूर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत नहीं बने हुए। अच्छा, क्या मैंने ये लिखा हुआ है? क्या मैंने ये लिखा है कि मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहे हैं? हाँ जी, वो कहलाती है ऑडिट में, वो कहलाती है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट में वो क्या कहलाती है, जल्दी बताओ? रीजनेबल एश्योरेंस। ये कहलाती है लिमिटेड एश्योरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल देते हैं, सही है जी। जैसे मुस्तफ़ा है, अब मुस्तफ़ा के समझो रिश्ते की बात चल रही है, अज्यूमिंग, तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी के लिए टीचर के पास या फिर ऑफिस में जाते हैं। तो जब मुस्तफ़ा की इंक्वायरी मेरे पास आई, प्लीज़ सुनना, चल रही है, वेरी गुड। अब देखो फॉर एग्जांपल चल भी रही है बात इसकी चर्सी की, इधर सुनो। तो जब इसकी बात चल रही है ये भी सही है, ऐसा सुनो, जब मुस्तफ़ा की बात चल रही है रिश्ते की, तो इसके ऑब्वियसली जो अभी फ्यूचर फैमिली वाले हैं वो आए हमारे पास।
और उन्होंने हमसे पूछा कि यार मुस्तफ़ा के बारे में बताएंगे, कोई आपको ऐसी चीज़ पता हो। यार मैंने कहा अभी तक तो मेरी ऐसी नज़र में कुछ नहीं आया, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। कौन सी एश्योरेंस दी है भाई? लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड। सामने से क्या बोला जा रहा है? तो तुम्हें मैं अहमियत बता रहा हूं, अल्फाजों की अहमियत बता रहा हूं। पहले बताओ भाई के साथ हो, साथ हो। अल्फाजों की अहमियत समझ आ रही है? अल्फाजों की अहमियत समझ आ रही है? हाँ वेरी गुड। सुनो, तो सामने से जवाब आया कि तो आप मुस्तफ़ा के लिए कंफर्म क्यों नहीं कह रहे कि वो अच्छा बंदा? आप ये क्यों कह रहे हैं मेरी नज़र में कुछ नहीं आया, बाकी आप देख लें? तो मैंने कहा भाई जितना मैंने इसको जाना है, जितना मैंने उसको जाना है, तब तक मुझे कुछ नहीं आया। हाँ, अगर आप मुझे बोलें कि मैं जाके इसकी फेसबुक प्रोफाइल को स्क्रॉल करूं, इसके व्हाट्सएप को चेक करूं, सबूत इकट्ठा करूं, फिर मैं आपको एश्योरेंस दूं, तो मैं कहूंगा कि इन माय ओपिनियन मुस्तफ़ा इज फ्री फ्रॉम एनी एरर और मिस स्टेटमेंट। ऐसा ही है भाई, बात समझ आती है? तो पहले मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अब तुम्हें मेरे ख्याल से दोनों के ओपिनियन में वाज़ेह फर्क समझ आया होगा। जल्दी बताओ, सिस्टम लॉग ऐसा ही है? वाज़ेह तौर पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, ये जिंदगी अजाब कर देती है ये चीज़ पर। तुम्हें मैंने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल से समझाया। ये प्यारी एग्जाम्पल समझ आती है? दोनों की प्यारी एग्जाम्पल समझ आती है? पक्की बात है। अभी इस पे तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि लिमिटेड एश्योरेंस में और रीजनेबल एश्योरेंस में क्या फर्क है? फर्क समझ आता है? एक में प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक कर रहा हूं। हाँ वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और फिर हम क्लोज करेंगे क्लास को। प्लीज सुनना, हाँ ये चीज़ ऐसी सुनना अभी मेरी बात। अब बात यह है मेरे बच्चों, अब बात यह है मेरे बच्चों कि हमने ये कहा कि रिव्यू होता है 6 मंथली ना, हाफ ईयरली, और फिर उसके बाद मैं एनुअल ऑडिट करूंगा। वो क्या क्या रहा है? वो क्या ये रहा है कि जब आपने रिव्यू किया तो हो सकता है वहां पे आपको कुछ रिस्क नजर आए हो, कुछ रिस्क नजर आए हो, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हो। क्या उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट पे यूज कर सकते हो? हाँ जी। यानी जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मुस्तफ़ा को मैंने क्लास में देखा और मैंने बोला सही है यार, अच्छा बच्चा है, काम का बच्चा है, काम कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, इस एविडेंस को मैं इसकी ऑडिट में यूज कर सकता हूं ना यार, कि सही है यार मुझे इतना काम नहीं करना, इसको वैसे देखा हुआ है, ऐसी हरकतों में मुलविस नहीं है। अभी अभी अब मुझे एक बात बताओ, अभी अगर यही गविश होता चर्सी, तो बैठा यहां होता है, नजर उसकी वहां होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो दो डायरेक्शन अलग है ना। तो मैं तो ये क्या मैं, आप समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जब मैं ऑल टुगेदर रिव्यू रिपोर्ट भी दे रहा हूँ, रिव्यू रिपोर्ट भी दे रहा हूँ, तो क्या मैं नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन रखूंगा? एक्सेप्ट फॉर करूंगा ना, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने देखा है। हाँ एक्सेप्ट फॉर, उसमें भी क्वालिफाइड हो सकता है। चलें पहले मतलब बात समझ आती है? क्या कह रहा है वो? सर ये शायद क्लास में भी नहीं है। हाँ क्लास में नहीं है आज, हाँ ये बात है, क्लास में नहीं है आज। पर देखो एग्जाम्पल रेलिवेंट है, एग्जाम्पल रेलिवेंट है, सही है। Review engagement can also be qualified. Yes, review engagement can also be qualified. Exactly, that can be qualified. चलें अब मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पहले बताओ ये बात समझ आती है कि मैंने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, जो सबूत इकट्ठे किए हैं रिव्यू के दौरान या क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए, तब भी तो रिस्क असेसमेंट करता हूं ना। तो हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें वहां से पता लगे, कुछ चीजें तुम्हें वहां से पता लगे, वो बोल रहा है उसको यूज कर लेना ऑडिट में, ताकि तुम स्ट्रेटेजी बना सको। एग्रीड? फिर वो कहता है, फिर वो कहता है, हाँ फिर सही है, फिर वो कहता है कि एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। मुझे बताओ आपका सेकंड ईयर ऑफ ऑडिट चल रहा है, थर्ड ईयर ऑफ ऑडिट चल रहा है, प्लीज मैं बिल्कुल सिखाऊंगा जानी, बिल्कुल सिखाऊंगा। सेकंड ईयर ऑफ ऑडिट चल रहा है, थर्ड ईयर ऑफ ऑडिट चल रहा है। मुझे बताओ आपने जो पिछले साल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट किया होगा, वही कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग आगे यूज हो सकती है? टाइम बचेगा, सिर्फ अपडेट लेनी होगी, सिर्फ अपडेट लेनी होगी। सिर्फ क्या लेनी होगी जल्दी बताओ? कंट्रोल का डिजाइन डॉक्यूमेंटेड,
हाँ भाई, क्या क्लाइंट से पूछना होगा कोई अपडेट तो नहीं है? कोई अपडेट तो नहीं है? अपडेट क्यों पूछ रहे हैं? अपडेट क्यों पूछ रहे हैं? है तो सही डॉक्यूमेंट हुआ हुआ तुम्हारे पास। हाँ जी। अच्छा, आपने ये ऑडिट एविडेंस लास्ट ईयर लिया होगा, आपने कंक्लूड किया होगा कि कंट्रोल डिजाइन सही हुए हैं, तो वही एविडेंस यूज कर लो ना यार, बिला वजह लंबी क्यों कर रहे हो? वो तो पुराना है ना। अच्छा, क्लाइंट अगर कहता है, क्लाइंट अगर एक एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्लाइंट अगर कहता है कि नो अपडेट, क्लाइंट अगर कहता है नो अपडेट, हाँ जी, क्लाइंट अगर कह रहा है नो अपडेट, तो क्या उसकी बात पे विश्वास करोगे या एक वॉक थ्रू करोगे? एक वॉक थ्रू करोगे। अच्छा, एक वॉक थ्रू क्यों? यानी आप देखोगे जो कह रहा है पहले जो हो रहा था अभी भी वैसा ही हो रहा है, सेल्स ऑर्डर बन रहा है, ये बंदा अप्रूव कर रहा है, टकाटक टकाटक ये हो गया, डॉक्यूमेंट तो किया हुआ है ना, उस सबूत को खाली वैलिडेट कर रहे हो, आगे बढ़ जाओगे। ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है मेरे बच्चों। चलिए जी, ओके, पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो ये हो गए स्ट्रेटजी के कुछ पार्ट्स। अच्छा, आप जल्दी से बिफोर वी क्लोज इट, क्या आप लोगों को सीनियर मैनेजमेंट से मीटिंग करने के लिए डेडलाइन डिसाइड करनी चाहिए? डेडलाइन ये लिखी हुई सारी। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या डेडलाइन डिसाइड करनी चाहिए कि आपकी रिपोर्टिंग डेडलाइन? अच्छा, हो सकता है उसको अपनी पेरेंट को ऊपर भेजना हो कि यार मैं ये नंबर फाइनल करके आपको भेजूंगा, तो उससे पूछोगे ना क्या? अच्छा, अगर उसकी डेडलाइन थोड़ी सी करीब हुई, क्योंकि उसकी स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि उसको ऊपर भेजनी है, तो क्या आपको अपनी रिसोर्सेस कम लगानी है, ज़्यादा लगानी है? हाँ जी जल्दी बताओ। ज़्यादा लगानी है, ऐसा है? क्या आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, क्या आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ये बताएंगे कि आपके रिस्क असेसमेंट क्या है, आपने क्या रिस्क असेस किए हैं, आप हमें बताएं हमें और क्या करना चाहिए? बताओगे? बिल्कुल बताओगे। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का पार्ट है, आप उससे डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट नहीं कह रहा, मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कह रहा हूँ कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आप मिलते हैं, आप बताते हैं मेरे प्लान प्रोसीजर्स ये, क्योंकि वो तो बैठे गवर्नेंस के लिए हैं। बात समझ आ रही है? वो बैठे किसके लिए हैं? गवर्नेंस के लिए। बात समझ आ रही है? अबे चसी, कैम नहीं आएगा, जब ज्यादा काम करेगा तो कैम आएगा। ये तो अभी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आप ये बोलते हैं कि यार मेरी असेसमेंट ये रिस्क की है, मैं इस पे ये काम करूंगा। तो आप बताएं, आपकी नजर में कोई और रिस्क है? अबे फ्रॉड के लिए इंक्वायरी करनी नहीं चाहते तुम दो चार विद गवर्नेंस के पास कि आपका फ्रॉड का मैकेनिज्म क्या है? आप मुझे अपडेट करें कि कहां कहां फ्रॉड हो सकता है। तो वही बातें कर रहा है कि पहले डिसाइड कर लो। अच्छा, क्या फिर प्लीज सुनना, क्या मैं अपनी टीम को, तुमसे पूछता हूं मैं, क्या मैं अपनी टीम को ये गाइडलाइन दे दूंगा कि मैं तुम्हारा रिव्यू इस वक्त करूंगा, हम पहली प्लानिंग यहाँ खत्म करेंगे, रिस्क असेसमेंट डिस्कस करेंगे, कि टाइमलाइन डिसाइड होनी चाहिए? जैसे मैं अपनी टीम को पता है क्या कहता हूँ? अपनी टीम को कहता हूँ कि यार हमारा ऑडिट शुरू होने लगा है, हमारा ऑडिट शुरू होने लगा है, हमारे ऑडिट शुरू होने पे प्लीज सुनना फोकस से, हमारा ऑडिट शुरू होने लगा है, आज हम बैठ रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम, याद है डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम, कि हम आपस में डिस्कस करते हैं क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, फिर हम 15-20 दिनों के बाद फिर मिलते हैं, हम बोलते हैं बताओ तुम्हें और क्या पता लगा, ताकि टीम मुझे टाइमली अपडेट करती है और मैं उनसे टाइमली पूछता हूं। जैसे अभी मैंने तुम्हें आज, प्लीज सुनना, जैसे आज मैंने तुम्हें वो प्रोसीजर करना सिखाया, ये मैंने पहले नहीं किए हुए थे, ये मैंने कब किए? बाद में। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्क असेसमेंट क्या हुई है? चेंज हुई है, तो मैं मिलूंगा तो चेंज होगी ना। पहले बताओ, टाइमली कम्युनिकेशन लाजमी है, प्लान होना लाजमी है, केस इस वक्त हम मिलेंगे, टाइमली रिव्यू करेंगे, ये रिव्यू की टाइमलाइन होंगी ताकि आपकी रिस्क असेसमेंट अपडेट होती रहे। अच्छा, रिस्क असेसमेंट शुरू वाली सेम रहती है, चेंज होती रहती है? जल्दी बताओ। चेंज होती रहती है, वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या मुझे अपने टीम मेंबर्स को मटीरियलिटी बतानी चाहिए? ओके, क्या रिस्क बताने चाहिए कि मेरी नजर में ये रिस्क है, 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 ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये फ्रॉड रिस्क है? अच्छा, आपको सिग्निफिकेंट रिस्क और फ्रॉड रिस्क में और नॉर्मल रिस्क में फर्क रखना है? जल्दी बताओ। सिग्निफिकेंट रिस्क, फ्रॉड रिस्क, नॉर्मल रिस्क में फर्क रखना है? गोइंग कंसर्न रिस्क में भी फर्क रखना है? यस, फर्क रखना है। तो सब पे काम सेम होता है, सब पे काम अलग होता है? बेहतरीन यार लड़कों, सुनो अभी आगे सुनो, आगे सुनो, अब कहानी कैसे कनेक्ट करता है तुम्हारा भाई। जब तुमने स्ट्रेटजी बना ली कि ये मेरे रिस्क हैं, इस इसके वक्त हम मिलेंगे,
ये फ्रेमवर्क है, पूरी स्ट्रेटेजी बन गई। जल्दी बताओ, स्ट्रेटेजी बन गई, किसको कैसे वेरीफाई करना है। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे ये भी पता लग गया कितने लोग लगाना है। अगर कोई एक्चुअली चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, ये भी तुम्हें पता है। प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, ये भी तुम्हें पता है। वेरी गुड यार, बेहतरीन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। जब स्ट्रेटजी बन गई ना, अब मैं बनाऊंगा डिटेल्ड ऑडिट प्लान। और डिटेल्ड ऑडिट प्लान वही है जो मैंने तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर सिखाए, जो मैंने तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर सिखाए कि ऑडिट प्लान है कि मैं इस पे ये काम करूंगा, मैं इस पे ये काम करूंगा, मैं इस पे ये काम करूंगा। बात समझ आ रही है कि गोइंग कंसर्न पे क्या काम करूंगा। लेट से तुम्हें गोइंग कंसर्न का रिस्क मिलता है, प्लान बनाओगे ना उसको कैटर कैसे करना है, तो क्या तुम मैनेजमेंट को बोलोगे अपनी असेसमेंट दो, वो कैश फ्लो बना के देगी, तो तुम कैश फ्लो की रीजनेबलनेस को चेक करोगे, क्या उसके शेयर होल्डर से गारंटी ले सकते हो, बैंक से कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकते हो। वो सारा ऑडिट प्लान है, वो सारा का सारा ऑडिट प्लान है मेरे बच्चों, प्लान है, डिटेल प्लान। पर प्लान कब बन सकता है, जब तुम क्या बना लो, जल्दी बताओ, जब क्या बना लो, स्ट्रेटजी। बेहतरीन यार, दिस इज हाउ यू शुड गो इन ऑडिट। बात समझ आती है मेरे बच्चों, बात समझ आती है, क्लैरिटी है। चलें अब ये देखें, खाली रीड करें इसको, खाली रीड करें इसको। सर मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड्स, हाई रिस्क एरियाज ऑफ ऑडिट, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑन डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। अच्छा, मेरा रिस्क ज़्यादा होगा, हाँ ये 300 है, प्लीज़ बिल्कुल 300 है। अगर मेरा रिस्क ज़्यादा होगा तो मेरी डायरेक्शन और सुपरविजन भी ज़्यादा होनी चाहिए, रिव्यू ज़्यादा होने चाहिए। जल्दी बताओ। अच्छा, क्या हमने ये देखा है, क्या हमने ये देखा है कि हम जो है एंटिटी के कंट्रोल्स पे रिलाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये अहम होता है स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी में ये अहम होता है। क्यों अहम होता है, क्यों अहम होता है स्ट्रेटजी में? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही, अहम कैसे होता है? सर मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वेरी गुड। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक एरिया, तो आप अपने सब्सटेंटिव को ज़्यादा करेंगे, ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है भाई, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये मैंने रात को बनाया था तो इसलिए हो गया होगा। हाँ भाई, क्लैरिटी है। तो पहले मुझे बता दो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या ये हमने चीज़ें नहीं की हुई? क्या हमने नहीं की हुई चीज़ें की हुई हैं? सिर्फ तुम्हें रीड करवाना था कि किस तरीके से मैं तुम्हें ऑडिट को लेके चला था। अब देखो, ये पहला चैप्टर होता है 300 का, कि जिसमें ये बता, अब मैं अगर तुम्हें शुरू में बताता ना, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता, क्या क्या रही है। पर क्या हमें ये बात समझ आ रही है? सर रिव्यू में जो इन्फो मिली तो वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में देखेंगे, ये हेडिंग में है बेटा, दोनों चीज़ों में बोल रहा है। क्लाइंट एक्सेप्ट करते हुए जो आपको चीज़ें पता लगती हैं वो भी तुम ऑडिट में यूज़ कर सकते हो, रिव्यू करते हुए जो पता लगती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। सही है? चलें, अब मुझे बताओ ये वाली चीज़, क्या एंटिटीज की रिपोर्टिंग टाइमलाइंस मुझे पता होनी चाहिए? डिस्कस कर चुका हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कि हमें जो भी इशू मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें एक मसला दिखा, तुम्हें एक एरर दिखा, क्या तुम क्लाइंट को आखिर में बताओगे या टाइमली बताओगे? टाइमली। अच्छा, अगर डेटा नहीं मिल रहा या कोई हिकअप्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं मिल रही सामने से, तो क्या वो भी टाइमली बताओगे? वेरी गुड, आखिर तक नहीं लेके जाना है। यस, तुरंत बताएंगे। अच्छा भाई, ये नहीं समझ आई ये वाली तुम बात बताना मुझे। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग फॉर रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म, ये क्या है? ये क्या है जानी, जल्दी बताओ, ये क्या बात हो रही है भाईजान, ये क्या बात हो रही है? कि एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर, क्या हम ऑनलाइन बैठ के बात करेंगे या एक मीटिंग रूम में बात करेंगे, हम इस वक्त पे मिलेंगे, इस वक्त तुम्हारा रिव्यू होगा, मैं और तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, क्या ये पूरा प्लान होगा, स्ट्रेटजी का पार्ट होगा? ताकि हम ताकि हम अपनी रिपोर्टिंग डेडलाइन को मीट करें। किसकी रिपोर्टिंग डेडलाइन? किसकी रिपोर्टिंग डेडलाइन? क्लाइंट की, क्लाइंट की रिपोर्टिंग डेडलाइन।
तो यही तो स्ट्रेटजी है जानी। उससे पूछा कि आपकी रिपोर्टिंग डेडलाइन कब है, उससे मैं पीछे आता हूँ कि मुझे प्लानिंग कब शुरू करनी है। अब कहानी से कहानी मिलाता हूँ, बाकी कल की क्लास में करेंगे। मुझे बताओ, क्लाइंट की डेडलाइन अगर लेट से 15 फ़ैब है, तो आपको काम 31 दिसंबर पे शुरू करना चाहिए, पहले ही शुरू कर लेना चाहिए, पहले ही शुरू कर। तो अंडरस्टैंडिंग आप जनवरी में लेने लगे, मेरा ख्याल ही है अंडरस्टैंडिंग जनवरी से लेना शुरू करना। क्या कहते हो? नहीं, अंडरस्टैंडिंग जनवरी से? सर नवंबर से। वेरी गुड, वेरी गुड सर, नवंबर से आप जाएंगे। भाई अंडरस्टैंडिंग तो ले सकते हो ना यार। अच्छा, कंट्रोल के डिजाइन नहीं समझ सकते नवंबर में जाके? कंट्रोल के डिजाइन नहीं समझ सकते नवंबर में जाके? समझ सकते हैं ना? दो मिनट दो तो कंप्लीट ही कर लें, 2 मिनट दो तो कंप्लीट ही कर लें। ओके, अच्छा अब हम आ गए इंटरिम पे। सुनना, कंप्लीट ही कर लेते ना जानी। मैंने कहा मेरी रिपोर्टिंग 2 मिनट, बस रिपोर्टिंग डेडलाइन है 15 फ़ैब। सही है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ताकि हम क्लोज करें। अच्छा, ये भी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा आज तक, हम कर रहे हैं ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं भी बता रहा हूँ आपको, प्लीज सुनना, डिटेलिंग है। आपने कहा मैं काम शुरू कर रहा हूँ सर नवंबर में, स्टार्ट ऑफ नवंबर में। सही है, अच्छा जल्दी बताओ मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता हूँ? क्या मैं कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ? रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ? रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इंटरिम एफएस रीड कर सकता हूँ? क्योंकि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके क्वार्टरली एफएस भी बनते हैं ना, तो क्या वो रीड करके मैं रिस्क निकाल सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं यहाँ पे तुमसे पूछूंगा, मैं तुम लोगों से पूछूंगा, क्या मैं रिस्क असेसमेंट करके यहाँ पे रिस्की एरियाज निकाल के, क्या मैं बीओडी मिनट्स रीड कर सकता हूँ? हाँ जी, बीओडी मिनट्स होंगे। 3 क्वार्टर्स के आ चुके होंगे, क्वार्टरली मिलना होता है ना डायरेक्टर्स को। अच्छा, तो इंटरनल ऑडिट के मिनट्स भी रीड कर सकता हूँ, वहां से भी कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं। हाँ, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स, बिल्कुल रिपोर्ट लिख देते हैं इसको। चलें, यहां तक हो गया। अच्छा मैं तुमसे पूछूं मजे की बात, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, सिर्फ मैं तुमसे पूछने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे हाँ हाफ ईयरली, अब तुम मुझे बताओगे, सुनना इधर। क्या मैं 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, लीज, ये सारी वर्किंग कर सकता हूँ? ये जल्दी क्यों कर रहा हूँ? क्या मौत आई है? क्यों मर रहे हैं हम? क्यों जल्दी कर रहे हैं? मुझे बात नहीं समझ आ रही। टाइम लिमिट, डेडलाइन है, तो तुम्हें कैसे पता? तुमने प्लान किया है, स्ट्रेटजी बनाई है, तुम्हें पता है? प्लान किया है सर, वेरी गुड, प्लान किया है, बेहतरीन है, बेहतरीन हो गया सर। ये देखो, ये देखो, अब गेम समझना, अब गेम समझना। तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाता है एक मजे की चीज, मजे की चीज। अच्छा अच्छा, एक और बात से समझने के लिए, क्या तुम 9 मंथ्स के डेटा पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकते हो? सिर्फ सवाल है, पक्का कर सकते हो? चलें, ओके। अब बारी आती है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं इंटरिम
प्रोसीजर्स, फाइनल नहीं, कौन से, इंटरिम प्रोसीजर, इंटरिम प्रोसीजर्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है तो मैं एडिशनली दे रहा हूं आज, बिफोर 31 दिसंबर। अच्छा, जब तुमने ये काम यहां पे कर लिए, ये काम यहां पे कर लिए, तो क्या तुम्हें यहां पे बकाया जो 2 मंथ्स हैं, या इसको 10 कर लेते हैं ना ताकि सही हो जाए, 10 मंथ्स और यहाँ पे भी 10 मंथ्स। अच्छा, बाकी जो 2 मंथ्स हैं, अब मैं तुम्हें लॉजिकल बात बताता हूँ। तुम लोगों ने जो कंट्रोल की टेस्टिंग की है, कंट्रोल की टेस्टिंग की है, वो पिछले 10 महीने पे की है, वो पिछले 10 महीनों की, वो पिछले 10 महीनों की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का सबूत दे रहा है, ऐसा है। पर तुम अगर इन 2 महीनों को खाली रखो, क्या तुम्हारा कंक्लूजन गलत नहीं होगा? तुम ये कह रहे होगे कि 2 महीने भी कंट्रोल ऑपरेट हो रहे होंगे, वो मैंने चेक नहीं किए। हाँ जी, तो क्या मुझे यहां पे अपने टीओसी अपडेट करने होंगे? पर इस पे हाँ, पर अब देखो, अच्छा खासा काम तो हो चुका है ना, क्या कहते हो? अच्छा खासा काम तो हो चुका है ना। और याद करें, लिंक करूं, मजे की बात बताऊं, लिंकिंग करें, लिंकिंग करें। हाँ जी, लिंकिंग, आ जाओ लिंकिंग करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम अब यहां पे सैंपलिंग करेंगे और मुझे अदर सोर्सेस से या अदर प्रोसीजर से एविडेंस मिल चुका है, तो पहले कुछ एविडेंस मिल चुका है ना, तो यहां पे सैंपल साइज क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है सर? कम क्यों हो रहा है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कम क्यों हो रहा है सर? वो आपको एविडेंस मिल गया ना पीछे यार, एविडेंस मिल गया ना पीछे, अभी तो यहाँ पे करेंगे ना आप काम। तो अच्छा, जो एक्सपेंसेस 2 महीने के उनको वेरीफाई नहीं करोगे, रेवेन्यू 2 महीने का बाकी नहीं वेरीफाई करोगे? हाँ जी, करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर जब आप मटीरियलिटी निकालेंगे, मटीरियलिटी निकालेंगे तो आपको पता है मटीरियलिटी कैसे निकाली जाती है? मटीरियलिटी निकाली जाती है 10 मंथ्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट पे परसेंटेज। और फिर वो कहता है कि जब फाइनल प्रॉफिट आ जाए ना, फाइनल प्रॉफिट आ जाए, यानी फाइनल प्रॉफिट आ जाए, तो देखना कहीं उसमें वेरिएशन तो नहीं है, कहीं उसमें वेरिएशन तो नहीं है। अब लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? हम बड़ी टेक्निकल बातें सिखा रहा हूं आज तुम्हें, यहां तक क्लियर है? हम जल्दी बताओ, प्लानिंग करा रहे हैं ना हम तो तुम्हें, यहां तक हमारी बात क्लियर है? हाँ, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ना। अब इसका एक XYZ आंसर आ गया, इसका XYZ आंसर आ गया। तुमने इस पे काम करना शुरू कर दिया, इसी पे सैंपलिंग की होगी, की आइटम भी इस पे निकले होंगे, जल्दी बताओ, की आइटम भी इस पे निकले होंगे, हाँ या नहीं? अच्छा, आगे जाके फाइनल प्रॉफिट हो गया ज्यादा और मटीरियलिटी हो गई ज्यादा, और इसमें और उसमें इतना चेंज नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो आपने तो वैसे ही ज्यादा काम किया हुआ है ना, तो क्या वापस से रिवाइज करोगे या वो रहने दोगे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, रहने देंगे। लॉजिकल बात है यार, लॉजिकल बात है। आपको रिस्क तो तब होता है ना, हाँ अब बात समझेंगे, अब बात समझें मेरे बच्चों, आपको रिस्क तो तब होता है ना, बात समझ आ रही है? आपको रिस्क तो तब होता है ना कि जब बाद में कम आ जाए और आपने निकाली भी ज्यादा हो, तो आप बोलोगे अबे यार ये तो मतलब मैंने तो कम काम किया है। तो क्या उस केस में आपको रिवाइज करने की नीड होती है? पर तब जब डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो, तब जब डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो। यानी मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने मटीरियलिटी निकाली XYZ अमाउंट, और बाद में प्रॉफिट के बाद मटीरियलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो गई, क्या तुम लोगों ने काम गलत किया हुआ है?
नहीं, गलत किया हुआ है ना, अब गलत किया हुआ है ना, अब गलत किया हुआ है। अब तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी कि तुमने मटीरियलिटी गलत ली है, तुमने मटीरियलिटी गलत ली है। अब रिवाइज करेंगे। अच्छा, अब तुमने एक मटीरियलिटी निकाली मेरे बच्चों, हाँ तुमने एक मटीरियलिटी निकाली, प्लीज सुनना, तुमने एक मटीरियलिटी निकाली और बाद में वो सिग्निफिकेंटली कम आ रही है, बाद में वो सिग्निफिकेंटली कम आ रही है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कम काम किया होगा? क्योंकि तुम्हारे तो की आइटम ही कम आए होंगे, क्योंकि तुम तो रिस्क कम परसीव कर रहे हो। जबकि आगे जाके अगर मटीरियलिटी कम हो चुकी है तो तुम्हें तो काम ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी मटीरियल होगी, ऐसा है, छोटी से छोटी चीज भी मटीरियल होगी। तो अब तुम्हें मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हारी प्रीवियस मटीरियलिटी कम है और आगे जाके मटीरियलिटी ज्यादा हो गई है तो तुम तो कवर्ड हो ना, तुमने काम तो किया हुआ है ना, पर ज्यादा काम किया हुआ है। कोई मसले वाली बात है? जल्दी बताओ, मसले वाली बात है? नहीं है मसले वाली बात। फाइनली डन विद दिस। पहले बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? बात समझ आती है? चलें, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, आज एक ऐसा बेहतरीन सवाल दूंगा, तुम्हारी सोच है, सही जी, एक बेहतरीन सवाल दूंगा। इसी टाइम रखेंगे क्लास? चलें, इसी टाइम रख लेंगे। चलें जी, डन। चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं टॉपिक बताता हूँ कल का फिर, सही है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। रिपोर्ट भी डाल देते हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।